तो इस चेहरे को आप पहचान लीजिए। फिलहाल इस चेहरे को आप जानते हैं कि ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना जी, और ये हैं नए होने वाले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, और ये बड़ी जानी मानी पर्सनालिटी है, जानी मानी हस्ती हैं बांग्लादेश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं और शांति के जो है लिए पाए हैं। इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, और ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें अमेरिका का कैसे हाथ था ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। देखो, जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट जो है स्थापित होने वाली है उसके जो है ये लीडर होने वाले हैं, ये लीड करने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं, तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश में, उनसे जब पूछा गया कि अच्छा अब आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि शेख हसीना का जो है इस्तीफा हो, जो कि हो चुका। दूसरे नंबर पे उनसे जब पूछा गया कि अब आप क्या चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए, यानी एक सरकार बनाई जाए, और वो सरकार जो हो वो शेख हसीना जी से बिल्कुल अलग हो। और इस सरकार में जब पूछा गया, उनसे एडवाइस ली गई, तो उन्होंने बताया कि इस जो है सरकार के जो हेड हों, जो लीड करें इंटरिम गवर्नमेंट के, वो मोहम्मद यूनुस हों। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं हम कि आखिर मोहम्मद यूनुस हैं कौन। सबसे पहले आप ये पिक्चर देख लो, अगर आप उसमें नहीं देख पाए थे अच्छे से, तो ये है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो है लीड करेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी निकल के आती है कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, इन्होंने क्या करा कि एक मीटिंग इन्होंने बुलाई। ठीक, और ये जो मीटिंग बुलाई, ये मीटिंग बेसिकली कई सारे लोगों के बीच में हुई, आगे समझते हैं। तो उस मीटिंग में जो है एक चीज़ समझ में आई कि जब जो है शेख हसीना का जो है हो चुका था रिजिग्नेशन, ठीक है, और वो वहाँ से उड़ चुकी थी अपने कंट्री से, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के जा चुकी थी, तो उसके बाद जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई। ठीक, अब जब मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में जो है इनका नाम सजेस्ट किया गया यूसुफ जी का। अब यूसुफ जो हैं, इनको बोला जाता है बैंकर ऑफ द पुअर, यानी गरीबों के बैंकर, गरीबों के लिए जो है पैसा देने वाले इनको बोला जाता है। ठीक, और ये जो पाए थे नोबेल प्राइज़, ये इसलिए पाए थे क्योंकि इन्होंने पुअर्टी के खिलाफ फाइट की थी, यानी गरीबी के खिलाफ इन्होंने फाइट की थी बांग्लादेश में। ठीक, और इसी वजह से, क्योंकि ये गरीब तबके से भी आते हैं और ये गरीबों के लिए बहुत अधिक काम किए हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी ये पहली प्रायोरिटी थी, यानी फर्स्ट चॉइस थे। जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित होने वाली है, ठीक है, उसमें जो है यूनुस जी को डाला जाए। जो इनके स्टूडेंट्स के जो चीफ एडवाइज़र थे, उनके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई थी। अब स्टूडेंट्स की जो प्रपोजल थी उसको भाई चाहे राष्ट्रपति हो या वहाँ की मिलिट्री जो है जनरल हो, कोई भी जो है स्टूडेंट्स के प्रपोजल को जो है डिक्लाइन नहीं कर सकता है, सबको एक्सेप्ट ही करना था, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा सेट हुआ था वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के द्वारा ही सेट हुआ था। वो वैसे तो पॉसिबल नहीं था बिना स्टूडेंट्स के, चाहे शेख हसीना जी का रेजिग्नेशन हो या फिर उनके कैबिनेट का पूरा रेजिग्नेशन हो, या फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने जो है यानी यूएन के लेवल पर अभी प्रोटेस्ट पहुँच चुका है, ये खबर पहुँच चुकी है, तो ये सब स्टूडेंट्स नहीं किया है। तो उनकी बात मानी गई। जो उनके लीडर थे, उन्होंने जिस इंटरिम गवर्नमेंट की मांग की थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट की मांग भी एक्सेप्ट की गई उस मीटिंग में। ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे वहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक, और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें, सारी चीज़ें मान ली गई। अब वो जो मीटिंग थी ना, उसमें कौन कौन शामिल था ये हम समझते हैं। तो उस मीटिंग में तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे कोटा एलिगेशन के लिए, तो वो शामिल थे। कोटा एलिगेशन बेसिकली वहाँ पे जो है आरक्षण का कुछ इशू था, तो वो आरक्षण का इशू बहुत हद तक रिजॉल्व ही हो गया था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करीब 2 महीने से चल रहा था। तो शेख हसीना जी के ही कार्यकाल में वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी, बट क्योंकि तब तक मुद्दा इतना भड़क चुका था, आग इतनी अधिक लग चुकी थी कि वो फिर शांत नहीं हो पाई, और उसका खामियाजा जो है उनको अपनी गद्दी एक तरीके से कह लो कि गंवा कर जो है देनी पड़ी। तो इस मीटिंग में चीफ जो है तीनों फोर्सेस के चीफ भी शामिल थे, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनके भी चीफ शामिल थे, राष्ट्रपति शामिल थे, और साथ साथ स्टूडेंट्स के जो लीड कर रहे थे, लीडर्स जो थे, वो सारे लोग शामिल थे, जिसके बाद जो है सहमति एक ही आदमी पर बनी, जिसका हमने आपको नाम बताया। ठीक, अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये बड़ी ही शॉर्ट में जो है प्रिपेयर की गई, यानी अचानक से प्रिपेयर की गई, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक दिन पहले तक कोई सरकार है और दूसरे दिन बाद, मतलब एक जस्ट दिन बाद 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा किसी देश में बदलाव हो जाए कि ये सरकार पूरी तरीके से भंग हो जाए, वहाँ की जो संसद है वो पूरी तरीके से भंग हो जाए, इस सरकार के जो है जो यानी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो हेड होते हैं सरकार के, वो उनके जो है घर पे लूटपाट मच जाए, इसके साथ साथ वहाँ पे आगजनी हो जाए। ये सारी चीज़ें 24 घंटे के अंदर हो रही हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद इसी 24 घंटे के अंदर नया सरकार के लिए जो है नाम भी आ जाए, और अभी आप रिसेंट में सुनोगे न्यूज़, हम आपको उस पर भी वीडियो करेंगे, जब जो है शपथ ले लेंगे वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही शॉर्ट में हुई, बट एट द एंड जो है आप कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बांग्लादेश में इतनी जो है प्रोटेस्ट नहीं होगी एट द एंड। बाकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आ रही है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इफेक्ट पड़ेगा वहाँ की जो है रूल्स पे। और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिलिट्री के अंडर में होगी, तो जहाँ मिलिट्री रूल आ जाता है या मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में जहाँ की गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान वाला हाल होता है, जो कि अगर उनकी बजट या उनकी इकोनॉमी एकदम डाउन हो रही है, तब भी मिलिट्री के लिए सबसे
हायर बजट उनको दिया जाएगा, जबकि उनके लोगों के लिए आटा और चावल की जो है किल्लत है। तो ये सिर्फ बजट की बात नहीं है। जब मिलिट्री रूल आ जाता है तो सरकार किसी भी मुद्दे को जो है किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मिलिट्री के अंडर में होती है, और मिलिट्री हमेशा जो है मिलिट्री का जो जनरल होता है वो फिर अपना देखने लगता है। तो फिर वही होता है कि देश का बंटाधार होने से कोई बचा नहीं सकता है। बहरहाल इन लोगों से पूछा गया तो इन्होंने तो एक नाम तो सबसे पहले जो मैंने बताया वो दिया, यूसुफ जी का। इसके साथ साथ इन्होंने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 10 से 14 नाम के अंदर, यानी 10 से लेकर 14 नाम के अंदर तक इन्होंने और लोगों के नाम दिए जिनको भी जो है इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनाया जाए, यानी इंटरिम गवर्नमेंट में उनको भी शामिल किया जाए, उनको भी कुछ मंत्री पद दिया जाए या फिर जो भी चीज़ें उनको की जाए। और ये जो लोग हैं ना, ये प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं। आप कहोगे कि प्रोमिनेंट इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ? प्रोमिनेंट इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि वो लोग जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी माहिर हैं, जैसे कि जो लोग हमारे यहाँ राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं। लोकसभा में तो आप समझते हो कि पूरा चुनाव होता है, राज्यसभा में कोई स्टेट जो है कंसीडर करता है किसी पर्सन को कि आप जाइए हमारी पार्टी की तरफ से और जो है आप राज्यसभा में जो है पार्टिसिपेट करिए। तो उसी तरीके से ये जो 10 से 14 लोग होने वाले हैं, ये प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जो बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं अपने अपने फील्ड के, तो इनको भी जो है शामिल करा जाएगा। अब अगर हम बात करें जो है यूसुफ जी की, तो यूसुफ जी की जो एज है वो 83 ईयर्स की है, यानी 83 ईयर्स के ये पर्सन है। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, लोगों के बीच इन्होंने काम किया है, नोबेल प्राइज़ पाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पीस के जो है लिए नोबेल प्राइज़ पाए हैं 2006 में, क्योंकि बांग्लादेश में अभी पीस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काम इनका क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन हम फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वहाँ पे पीस स्थापित करेंगे और वहाँ पे लोगों को जो है राहत दिलाएंगे। अब ये जो है इनकी पायोनियरिंग वर्क थी, यानी इनकी जो काम थी ना वो एक तरीके से इतनी बेहतरीन थी ना कि इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को, यानी लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक, अब एक चीज़ और समझो कि इनके ऊपर जब शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी, यानी पिछले साल तक, यानी अब तक जो है, तो इनके ऊपर अभी तक 190 केसेस उनकी गवर्नमेंट में हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हमेशा जब भी उनके गवर्नमेंट से और साथ साथ जो है उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग मोर्चा जो थी वो, और उसके साथ साथ जो पीएनए है यानी वहाँ की जो सेकंड पार्टी है, इन दोनों के बीच हमेशा से जो है कलेश रहा है। और उसका कारण एक सबसे बड़ा रहे हैं जो ये जो है वहाँ के यूसुफ जी रहे हैं, क्योंकि यूसुफ जी कहीं ना कहीं इनकी जो टिल्टेशन थी, इनकी जो इंक्लिनेशन थी वो दूसरी पार्टी की तरफ थी जो विपक्ष में थी। ठीक है, जिनका जो मैंने कल वीडियो बनाया, जो खालिद जिया करके हैं, जो कि अभी जेल से रिहा करी गई हैं, उनकी जो पार्टी है, तो बेसिकली ये उनकी तरफ जो है थोड़े से टिल्टेड थे, तो इसलिए जो है इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए। अच्छा, ये जो केस हुआ आप कहोगे कि कहीं ना कहीं शेख हसीना ने अपने फ़ायदे के लिए किया, उनकी राजनीति चमकाने के लिए किया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको जो है रिपोर्ट्स जो बताती है कि इनको फोर्सफुली आउट कर दिया गया था। कहाँ से? मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये उस समय ग्रामीण बैंक के। हम आपको बताते हैं क्यों आउट किया गया, उससे पहले हम समझते हैं ग्रामीण बैंक का यहाँ पे जिक्र क्यों आया। देखो, ग्रामीण बैंक वो बैंक है जो वहाँ पे आम जनता के लिए बनाया गया बैंक है, यानी जो मैंने अभी आपको पीछे जो स्लाइड्स में बताया ना कि वो बैंकर्स ऑफ द जो है पीपल्स कहा जाता है, तो बैंकर्स ऑफ द पीपल इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न है, 2 रीज़न है। क्योंकि ये जो है लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में पैसे लेते हैं, यानी माइक्रो फाइनेंस पे ये काम करते हैं, और उसके साथ एक जो है कमेटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा हो जाता है, और फिर जो नीडेड पर्सन होते हैं उनको इसी पैसे में से देते हैं। ऐसा रूल जो है आजकल जो है इंडिया में भी चल रहा है, बट इसकी जो इंस्पिरेशन मिली पूरी दुनिया को वो यहीं से मिली, इन्हीं के द्वारा मिली, और इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो वो जो बैंक बनाई ना, ये छोटे छोटे पैसों को जिस जगह रखते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, उस बैंक को बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ठीक, और ये ग्रामीण बैंक इन्होंने ही बनाया, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसके। लेकिन इनको इसलिए जो है वहाँ से फोर्सफुली आउट कर दिया गया, किक कर दिया गया, एक तरीके समझ लो कि धक्के मार के बाहर कर दिए गए, क्योंकि इनकी एज जो है वो जैसे हमने बताया 83 ईयर्स है, और जो बैंक का लॉ है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60 साल के बाद उसको रिटायर्ड जो है घोषित कर दिया जाता है, तो इसलिए भी उनके ऊपर केस हुआ था। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जब कोई जो है सरकार चलती है ना, तो उसमें ऐसे लोग जो कि प्रोमिनेंट पीपल्स होते हैं उनको खास करके सरकार चाहती है कि ये कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे जनता में गलत भावना जाए। अब आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश कंट्री है वो किस चीज़ में आगे है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सबसे पहला सोने के उत्पादन में यानी गोल्ड में, दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ आपको जूट में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूँ बैम्बू में यानी बांस के प्रोडक्शन में, और चौथा मैं आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ मिल्क में। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि बांग्लादेश इनमें से कौन से कैटेगरी में सबसे आगे पूरे दुनिया में जो है उसकी टॉप रैंकिंग रहती है, या तो फर्स्ट रहती है या सेकंड रहती है। फर्स्ट आप मान के चलो, और सेकंड जो है इंडिया की रहती है इसमें। तो आप ये बताओ, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।